एक, जानकारी इकट्ठा करना। सबसे पहले वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सही और प्रासंगिक जानकारी कैसे जुटाई जाए। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा करना, तथ्यों को जांचना और पूर्वाग्रहों से बचना शामिल होता है। 2. जानकारी का विश्लेषण करना। जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब है तथ्यों को क्रमबद्ध करना, पैटर्न और रिलेशनशिप ढूंढना और संभावित परिणामों पर विचार करना। तीसरा, पूर्वाग्रहों की पहचान और उन्हें दूर करना। एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने सोचने के तरीके में मौजूद पूर्वाग्रहों की पहचान करना। एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए और अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। चौथा, तर्कसंगत निर्णय लेना। क्लियर थिंकिंग का एक मुख्य लक्ष्य है तार्किक और सूझबूझ वाले निर्णय लेना। इसके लिए वे निर्णय लेने की विभिन्न तकनीकों और टूल्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। पांचवा, रिफ्लेक्शन और फीडबैक। अंत में अपने फैसलों और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना और फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। इससे भविष्य में और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इन सभी चरणों को विस्तार से समझने पर हम अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो किसी खास किताब या एक्सपर्ट के सुझावों पर भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे मुझे कुल 5 सबसे प्रमुख जो किताब हैं उनके नाम मत बताना, लेकिन पूरा वो उसमें बताओ कि वो इसके बारे में और विस्तार डीप में क्या पूरा बताते हैं, क्या बोलते हैं। जरूर, कई जानी मानी किताबें हमें क्लियर थिंकिंग के बारे में गहराई से समझाती हैं। उनमें आम तौर पर ये बातें विस्तार से बताई जाती हैं। एक, क्रिटिकल थिंकिंग की तकनीकें। किताबें अक्सर क्रिटिकल थिंकिंग की मूलभूत तकनीकों पर जोर देती हैं, जैसे कि तर्कसंगत विश्लेषण, समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और तार्किक सोच को विकसित करना। वे सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। 2. कॉग्निटिव बायस को पहचानना और कम करना। एक प्रमुख विषय है हमारे दिमाग में मौजूद कॉग्निटिव बायस को पहचानना और उन्हें कम करना। किताबें उदाहरणों के साथ समझाती हैं कि कैसे हम अपने निर्णयों में होने वाले बायस को कम कर सकते हैं। तीसरा, फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स का उपयोग। बहुत सी किताबें विभिन्न फ्रेमवर्क्स और मानसिक मॉडल्स पर चर्चा करती है जो जटिल समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करते हैं। ये मॉडल्स हमें अपनी सोच को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। चौथा, प्रैक्टिकल केस स्टडीज और उदाहरण। किताबें अक्सर वास्तविक दुनिया के उदाहरण और केस स्टडीज का उपयोग करती है ताकि पाठक समझ सके कि क्लियर थिंकिंग असल जिंदगी में कैसे लागू होती है। इससे पाठकों को प्रैक्टिकल समझ मिलती है। पांचवा, रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट के टूल्स। अंत में किताबें कई टूल्स और एक्सरसाइजेस सुझाती हैं जो पाठकों को अपनी सोच पर विचार करने और सुधारने में मदद करती है। ये टूल्स नियमित अभ्यास और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देते हैं। इन पहलुओं को विस्तार से समझने पर पाठक अपनी सोचने की क्षमता को और अधिक साफ और तर्कसंगत बना सकते हैं। अगर तुम किसी एक विशेष पहलू पर और जानकारी चाहते हो तो मैं और भी विस्तार से बता सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक कि फैसला लेते हैं तर्कसंगत इस पे मुझे और गहराई विस्तार से बताओ कि और उन बुक्स में या और से क्या पूरा डीप में बताओ। बिल्कुल, तार्किक और तर्कसंगत निर्णय लेने के बारे में किताबें और विशेषज्ञ आमतौर पर निम्न बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक, निर्णय लेने के फ्रेमवर्क्स। कई किताबें निर्णय लेने के लिए स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क सुझाती हैं, जैसे कि प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाना, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स करना और डिसीजन ट्रीज का उपयोग करना। ये फ्रेमवर्क्स हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तार्किक निर्णय लेने के लिए डेटा का महत्व समझाया जाता है। किताबें बताती हैं कि कैसे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और फिर उन पर आधारित निर्णय लिया जाए। इससे निर्णय ज्यादा वस्तुनिष्ठ और सटीक होते हैं। तीसरा, रिस्क इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। निर्णय लेने में जोखिमों का आकलन और उनका प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें सिखाती हैं कि कैसे संभावित जोखिमों की पहचान की जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए और एक संतुलित निर्णय लिया जाए जो कम से कम जोखिमपूर्ण हो। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग (MCDM).
कई बार निर्णय कई कारकों पर निर्भर होते हैं। एमसीडीएम तकनीक सिखाती है कि कैसे विभिन्न मानदंडों को तौलते हुए सबसे अच्छा निर्णय लिया जाए। इससे निर्णय संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण के साथ होते हैं। पांचवा, ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट्स। निर्णय लेने में ह्यूरिस्टिक्स और मानसिक शॉर्टकट्स का भी जिक्र होता है, जो हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं। हालांकि किताबें यह भी सिखाती हैं कि इनका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए ताकि बायस से बचा जा सके। छठा, फीडबैक लूप और निरंतर सुधार। निर्णय लेने की प्रक्रिया को निरंतर सुधारने के लिए फीडबैक लूप्स का उपयोग बताया जाता है। इससे हम अपने पिछले निर्णयों से सीखकर भविष्य में और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करके हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बना सकते हैं। अगर कोई विशेष टॉपिक या उदाहरण चाहिए हाँ, तो मैं और भी। हाँ, मुझे चाहिए कि मतलब जो फैसला लेने पे और भी जो किताबें होती हैं, फिलॉसफी, थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, वो लोग भी कैसे लेते हैं और वो अपनी किताबों में क्या लिखते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट बातों को वो गहराई से विस्तार में मुझे बताओ। बिल्कुल। चलो हम देखते हैं कि फिलॉसफी, थेरेपी और साइकोलॉजी के विशेषज्ञ अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में किन महत्वपूर्ण बातों पर जोर देते हैं और अपनी किताबों में क्या सिखाते हैं। एक, फिलॉसफी, नैतिकता और लॉजिकल रीजनिंग। नैतिक फ्रेमवर्क्स। फिलॉसफी में निर्णय लेने के लिए नैतिक फ्रेमवर्क्स का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, परिणामों पर ध्यान देना, और डियोंटोलॉजी, कर्तव्यों और नियमों पर ध्यान देना जैसे दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण बताते हैं कि किसी निर्णय का नैतिक आधार कैसे तय किया जाए। लॉजिकल रीजनिंग। फिलॉसफी में तर्क और लॉजिक का बहुत महत्व है। फिलोसोफर्स सिखाते हैं कि कैसे तर्कसंगत तरीके से तर्कों को परखा जाए, फॉलिसीज, तर्क की गलतियों से बचा जाए और एक मजबूत तर्क शक्ति विकसित की जाए। 2, साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और बायस। कॉग्निटिव बायस। साइकोलॉजी में निर्णय लेने पर गहराई से चर्चा होती है कि कैसे हमारे मस्तिष्क में मौजूद बायस, जैसे कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। किताबें सिखाती है कि इन बायस को कैसे पहचाना और कम किया जाए। ह्यूरिस्टिक्स। साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि कैसे हम अपने निर्णयों में शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग करते हैं और कब ये मददगार होते हैं या कब ये हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। तीसरा, थेरेपी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस। थेरेपी में निर्णय लेने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का उपयोग होता है, यानी अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर गहराई से विचार करना। ये आत्मनिरीक्षण मदद करता है बेहतर निर्णय लेने में। माइंडफुलनेस। थेरेपी में माइंडफुलनेस और वर्तमान में रहने की तकनीक सिखाई जाती है, जिससे हम तनाव मुक्त होकर और अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। चौथा, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। दोहरी प्रक्रिया का मॉडल। फिलॉसफी और साइकोलॉजी में डैनियल कनेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी किताबों में सिस्टम 1 तेज, सहज और भावनात्मक, और सिस्टम 2 धीमा, तार्किक और सचेत सोच की बात होती है। निर्णय लेने के लिए इन दोनों तरीकों को समझना और संतुलित करना महत्वपूर्ण है। पांचवा, व्यावहारिक दार्शनिकता और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप। प्रैक्टिकल फिलॉसफी, स्टोइकिसिज्म जैसी धाराएं सिखाती है कि कैसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए तर्कसंगत निर्णय लिए जाए। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानकर उन्हें बदलने पर जोर दिया जाता है। हाँ, ठीक है, तुमने जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है अभी, उन सब का मुझे एक एग्ज़ाम्पल में सबको जोड़ के मतलब तुम बता दो पूरा डिटेल विस्तार में गहराई से। जरूर। चलो इन सभी पहलुओं को एक संपूर्ण उदाहरण में जोड़कर देखते हैं। उदाहरण, एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का निर्णय। ये निर्णय लेने का फ्रेमवर्क। सबसे पहले टीम ने एक निर्णय लेने का फ्रेमवर्क अपनाया। उन्होंने प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाई, जिसमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के फायदे और नुकसान दोनों को सूचीबद्ध किया। साथ ही उन्होंने स्वॉट एनालिसिस का भी उपयोग किया, ताकि वे अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अवसरों और खतरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। 2, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इसके बाद उन्होंने बाजार के आंकड़े और ट्रेंड्स इकट्ठा किए। ग्राहक सर्वे, मार्केट रिसर्च और प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। इस डेटा के आधार पर वे अपने निर्णय को अधिक ठोस बना सके।
तीसरा, रिस्क इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। टीम ने संभावित जोखिमों की पहचान की, जैसे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा, लागत और समय सीमा। उन्होंने हर जोखिम को स्कोर किया और एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया ताकि जोखिमों को कम किया जा सके। चौथा, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग (MCDM). निर्णय में कई कारकों को ध्यान में रखा गया, जैसे कि लागत, समय में स्वीकार्यता और संभावित मुनाफा। इन सभी मानदंडों को एक वेटेज दिया गया और फिर एक संतुलित निर्णय लिया गया। पांचवा, ह्यूरिस्टिक्स और मेंटल शॉर्टकट्स। जहां त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता थी, वहां ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग किया गया, जैसे कि बाजार के त्वरित संकेतों पर निर्भर रहना। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन शॉर्टकट से कोई बड़ा पूर्वाग्रह न उत्पन्न हो। छठा, फीडबैक लूप और निरंतर सुधार। निर्णय लागू करने के बाद टीम ने नियमित रूप से फीडबैक लिया और अपने निर्णय की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी के अनुसार भविष्य के निर्णयों में सुधार किया। इस तरह इन सभी चरणों को एक साथ जोड़कर टीम में एक तार्किक, तर्कसंगत और व्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई, जिससे उनके प्रोडक्ट लॉन्च की सफलता की संभावनाएं बढ़ गईं। अगर तुम किसी विशेष चरण पर और भी विस्तार या उदाहरण चाहते। हाँ, मैं चाहता हूँ वैसे पे कि जो बिजनेसमैन बड़े-बड़े होते हैं या सरकारें जो एकदम बड़ा फैसला लेती है और इम्प्लीमेंट करती है, उस वो वो मतलब कि क्या प्रोसेस होता है पूरा, वो मुझे पूरा डिटेल में एक ही एग्ज़ाम्पल में कंप्लीट करो गहराई से, विस्तार से। बिल्कुल, चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे बड़े बिजनेसमैन या सरकारें बड़े फैसले लेते और इम्प्लीमेंट करते हैं। उदाहरण, एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का निर्णय। एक, समस्या की पहचान और उद्देश्यों का निर्धारण। मान लो सरकार को एक नए शहर में बड़ी परिवहन परियोजना शुरू करनी है। सबसे पहले वे समस्या की पहचान करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, और फिर उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, जैसे यात्रा समय को कम करना, आर्थिक विकास बढ़ाना और प्रदूषण घटाना। 2, डेटा इकट्ठा करना और विश्लेषण। इसके बाद सरकार विभिन्न स्रोतों से डेटा जुटाती है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े, वर्तमान परिवहन व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य की मांग का अनुमान। वे बाजार रिसर्च, इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स और आर्थिक विश्लेषण करते हैं। तीसरा, विकल्पों का मूल्यांकन। सरकार कई विकल्पों पर विचार करती है, जैसे मेट्रो बनाना, बस रैपिड ट्रांजिट, BRT कॉरिडोर विकसित करना या फ्लाईओवर बनाना। हर विकल्प के लिए लागत, समय, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक स्वीकार्यता का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, रिस्क मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर इनपुट। हर विकल्प के संभावित जोखिमों का आकलन किया जाता है, जैसे बजट ओवररन, देरी और सामाजिक असंतोष। साथ ही स्थानीय समुदाय, उद्योगों और विशेषज्ञों से राय ली जाती है। पांचवा, ह्यूरिस्टिक्स और त्वरित निर्णय। कुछ फैसलों में अनुभव और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन या राजनीतिक दबाव को संतुलित करना। सरकार अपने अनुभव और पूर्व उदाहरणों का उपयोग करती है। छठा, फीडबैक लूप और मॉनिटरिंग। परियोजना को शुरू करने के बाद निरंतर मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाती है। समय समय पर प्रगति रिपोर्ट, बजट समीक्षा और फीडबैक के आधार पर आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रकार एक बड़ी और जटिल परियोजना का निर्णय लेने के लिए ये सभी चरण अपनाए जाते हैं, जिससे निर्णय तर्कसंगत, डेटा समर्थित और व्यापक दृष्टिकोण से लिया जा सके। अगर तुम किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हो, तो मैं और भी विस्तार से बता सकता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब अपने फैसलों को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब जो भी मैं पूछ रहा हूँ, तुम एक काम करो, जितना भी मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा है, उन सब में मैं क्या जानना चाहता हूँ, उन सब पे गहराई से विचार करो और डेटा देखो, क्या बोलते हैं, मुझे बताओ विस्तार डिटेल। तुमने जो कुछ पूछा है, उसका सार इस प्रकार है। तुम्हारी जिज्ञासा के मुख्य बिंदु, क्लियर थिंकिंग का प्रोसेस। तुमने जाना चाहा कि क्लियर थिंकिंग कैसे की जाती है, जिसमें जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण, पूर्वाग्रहों को पहचानना, तार्किक निर्णय लेना और निरंतर सुधार। हाँ, बताओ गहराई से एग्ज़ाम्पल के साथ।